अविश्वसनीय रूप से 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के प्लूटो के करीब से गुजरने के बाद से अब तक 5 साल बीत चुके हैं और तब से लेकर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट कई गीगाबाइट डेटा पृथ्वी पर वापस भेज चुका है, जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 1.5 साल तक का समय लगा। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया है और कामकाजी मॉडल भी तैयार किया है, जिससे कुछ नए निष्कर्ष सामने आए हैं जिन पर वैज्ञानिकों ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था। तो क्या खोजा है हमने जो पहले से बिल्कुल अलग है? आज इस वीडियो में हम प्लूटो के डेटा में गहराई में गोता लगाएंगे, जो प्लूटो के अनोखे सिस्टम को प्रदर्शित करेगा जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यदि आप प्लूटो के लिए नए हैं या यदि आपको इसके बारे में सुने हुए कुछ समय हो गया है, तो आइए इसके भूगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लूटो एक छोटी सी बहुत सुंदर दुनिया है। ये हमारे चंद्रमा की तुलना में बहुत छोटा है। ये काइपर बेल्ट में स्थित है, जो नेपच्यून की कक्षा से परे एस्ट्रॉयड्स या धूमकेतु की तरह की वस्तुओं का एक फैलाव है। इसकी सतह में मुख्य रूप से नाइट्रोजन बर्फ, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पानी की थोड़ी मात्रा है। यह आंशिक रूप से एक लाल और नारंगी पदार्थ से ढका हुआ है, जिसे थॉलिन्स कहा जाता है। थॉलिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय किरणों या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा विकिरणित किया गया है। प्लूटो के पास भी कई छोटे छोटे चंद्रमा हैं और उनमें से एक चंद्रमा सच में बहुत बड़ा है, जिसका नाम कैरन है। प्लूटो की तुलना में कैरन इतना बड़ा है कि उनका सेंटर ऑफ मास या जिस बिंदु पर वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं वह अंतरिक्ष में एक बिंदु है, न कि प्लूटो के भीतर है। इससे हम वास्तव में ये कह सकते हैं कि प्लूटो और कैरन वास्तव में एक डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम है। प्लूटो पर एक पतला वातावरण है जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से भरा हुआ है। हालांकि इसमें कुछ मात्रा में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पता चलता है। तो इसमें नया क्या है? वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में कुछ असाधारण निष्कर्ष निकाले हैं। जून 2020 में वैज्ञानिकों ने एक पेपर जारी किया जिसमें कहा गया था कि प्लूटो की सतह के नीचे तरल पानी का एक महासागर मौजूद है, जो गैसों से बने ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हुए बर्फीले चंद्रमाओं की तरह है। वैज्ञानिकों ने पहले ये सोचा था कि प्लूटो के सूर्य के सबसे दूर होने के कारण ये बना ही ठंडा है। हालांकि न्यू होराइजन्स से मिले सबूत बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये शुरुआत में गर्म था। इसका मतलब है कि ये हमेशा से महासागर रहा है। और अगर ये सच है तो एक बात है कि प्लूटो पर रहने की संभावना बर्फीले चंद्रमाओं पर रहने की संभावना जितनी ही अच्छी हो सकती है। वास्तव में यदि प्लूटो आमतौर पर काइपर बेल्ट में पाए जाने वाले ड्वार्फ प्लैनेट्स के लिए एक मानक है, तो वहां और भी कई रहने योग्य दुनिया हो सकती है। हम कैसे जानते हैं कि ये शुरुआत में गर्म था? इसकी सतह पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रमाण हैं, यानी विस्तार और संकुचन के प्रमाण हैं। इन दरारों से पता चलता है कि क्रस्ट अलग हो रही है, न कि अपने आप मुड़ी हुई है। अगर ये सच है कि प्लूटो शुरुआत में गर्म था, तो शायद सौरमंडल के शुरुआती चरणों के दौरान इस पर गिरने वाले एस्ट्रॉयड्स की बमबारी के साथ ये हो सकता है कि इसके बनने के कुछ ही समय बाद इसमें पर्याप्त तापीय ऊर्जा होगी, जिससे ये कभी एक महासागर की दुनिया था। यह सचमुच एक नया दृष्टिकोण रखता है कि सौरमंडल कैसे बना। एक और खोज प्लूटो की सतह पर पाए जाने वाले लाल नारंगी पदार्थ की है। जैसे ही न्यू होराइजन्स ने तस्वीरों को वापस पृथ्वी पर भेजना शुरू किया, वैज्ञानिकों को संदेह था कि यह पदार्थ थॉलिन्स है, लेकिन प्लूटो पर इसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन चौंकाने वाला था। आखिर इस पदार्थ से केवल कुछ ही क्षेत्र क्यों कवर हैं? इसके अलावा थॉलिन्स के वितरण के आसपास की प्रक्रियाएं कितनी गतिशील हैं? क्या प्लूटो कुछ ही समय के लिए ऐसा दिखता है या यह एक बदलता हुआ परिवेश है? यह पता चलता है कि ये थॉलिन प्लूटो पर पाए जाने वाले क्रायोवॉल्केनिज्म से अच्छी तरह से जुड़े हो सकते हैं। क्रायोवॉल्केनो एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो पिघली हुई चट्टान के बजाय पानी, अमोनिया या मीथेन जैसे वाष्पशील पदार्थों को उगलता है। प्लूटो हमारे सौरमंडल की उन कुछ वस्तुओं में से एक है जहां क्रायोवॉल्केनो सक्रिय रूप से इसकी सतह को आकार दे रहे हैं। मेंटल या क्रस्ट में फंसे पानी की पॉकेट से पानी प्लूटो की सतह पर फूटता है, जिससे तरह तरह के लैंडस्केप बनते हैं। लेकिन यह पता चलता है कि इन विस्फोटों में न केवल पानी पाया जाता है, बल्कि थॉलिन भी स्पष्ट रूप से मिला हुआ होता है।
हब्बल से मिले डेटा से पता चलता है कि प्लूटो लाल हो रहा था और न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के अपने सबसे लाल होने के समय के दौरान करीब से गुजरा हो सकता है। और न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने शायद पता लगा लिया है कि ऐसा क्यों है। यहाँ वाइकिंग टेरा नामक क्षेत्र में हम एक क्रायो वॉल्केनो देख सकते हैं जिसमें से पानी और थॉलिन का मिश्रण विस्फोटित हुआ है। इस क्षेत्र के ठीक बगल में हम एक और विस्फोट के दौरान बने पानी और थॉलिन से भरे एक गड्ढे और एक लंबे संकरे कंटेनर के समान आकृति को देख सकते हैं। इस कंटेनर के समान आकृति के द्वारा हम देख सकते हैं कि पानी और थॉलिन से बना ये घोल कहां से नीचे बहकर जमा हुआ है। यह एक अन्य क्षेत्र में भी देखा जा सकता है जहां एक नदी की तरह बहता हुआ ये घोल एक गड्ढे की ओर नीचे जा रहा है। हालांकि थॉलिन्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात प्लूटो पर नहीं बल्कि इसके चंद्रमा कैरन पर पाई जाती है। कैरन की इस इनहांस रंगीन तस्वीर में हम तुरंत क्या नोटिस करते हैं? इसके उत्तरी ध्रुव की ये लाल टोपी। अविश्वसनीय रूप से प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है कि जब पानी और थॉलिन से बने मिश्रण का विस्फोट होता है तो इसका कुछ हिस्सा प्लूटो से 19,000 किलोमीटर की यात्रा करके कैरन तक पहुंच जाता है। थॉलिन यहाँ एक जगह पर सीमित है क्योंकि प्लूटो और कैरन एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है। वे एक दूसरे को केवल एक ही चेहरा दिखाते हैं। काव्यात्मक रूप से कहें तो प्लूटो इस अनंत नाच में अपने दिल को कैरन से छिपा रहा है। इसका मतलब यह है कि थॉलिन्स कैरन पर एक स्पेसिफिक स्थान पर गिरते हैं, न कि सब जगह पर। और कैरन की बात करें तो इसके बारे में कुछ दिलचस्प खुलासे भी हुए हैं। यह प्लूटो के विपरीत एक पानी से बनी दुनिया है। प्लूटो की सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन बर्फ से बनी है। कैरन का वातावरण प्लूटो जैसा नहीं है क्योंकि पानी की बर्फ सतह पर लॉक्ड है। प्लूटो पर नाइट्रोजन बर्फ प्लूटो के मौसमों के आधार पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है, जिसका अर्थ है कि प्लूटो का वायुमंडलीय घनत्व वर्ष के दौरान अलग अलग होता है। इस ठोस से भाप बनने की क्रिया और वातावरण के जमने के साथ प्लूटो की दिखावट उसके 248 साल के लंबे मौसमी चक्र के दौरान नाटकीय रूप से बदल जाती है। आखिरी खोज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वह प्लूटो के धड़कते दिल के बारे में है। एक क्षेत्र जिसे स्पुतनिक प्लेनिशिया नाम से जाना जाता है। यह सौरमंडल का एक पूरी तरह से अनूठा क्षेत्र है। हमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। यह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ का एक क्षेत्र है जो छोटी छोटी कम गहरी नदियों के समान बहुत सारी भुजाओं वाले सेल्स यानी कोशिकाओं में विभाजित है। यह स्पष्ट है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार बदल रहा है क्योंकि यहाँ कोई क्रेटर नहीं पाया गया है। बर्फ यहाँ नियमित रूप से ठोस से भाप बनती है और फिर दोबारा जम जाती है, जिससे छोटी छोटी नदियाँ और गड्ढे बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इन छोटी छोटी नदियों के समान भुजाओं की कॉन्वेक्शन सेल्स होने की संभावना है। कॉन्वेक्शन सेल्स यानी वह घटना जो तब होती है जब एक वस्तु के भीतर तरल या गैस की डेंसिटी में अंतर मौजूद होता है। ये कोशिकाएं गतिमान हैं और धीमी गति से चलने वाले ग्लेशियरों के माध्यम से क्षेत्र के आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में गिरती हुई देखी जा सकती हैं। स्पुतनिक प्लेनिशिया की तुलना ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से की जा सकती है क्योंकि ये प्लूटो की जलवायु को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। क्रेटर की कुल अनुपस्थिति स्पुतनिक प्लेनिशिया तक ही सीमित है। यह आश्चर्यजनक है कि आमतौर पर प्लूटो और कैरन पर कोई विशाल क्रेटर नहीं है। बहुत ही कम क्रेटर यहाँ मौजूद हैं। जब कोई चट्टान किसी प्लेनेट से टकराती है तो जो क्रेटर बनता है वह आमतौर पर चट्टान से बहुत बड़ा होता है। यहाँ कोई विशाल क्रेटर मौजूद नहीं है। यह सिर्फ इसलिए ही नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी सतह युवा है, लेकिन शायद जितना हमने पहले सोचा था उसके विपरीत काइपर बेल्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से ज्यादा भरी हुई है। अब मौजूदा समय में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट पहले ही प्लूटो को बहुत पीछे छोड़ चुका है और इसने प्लूटो से परे एक दूसरी वस्तु का भी सामना किया है जिसे एरोकॉथ नाम दिया गया है। इस ऑब्जेक्ट का डेटा अभी भी पृथ्वी पर वापस भेजे जाने की प्रक्रिया में है, जो बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएगा। एरोकॉथ से परे न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट के पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। साल 2021 में इसके एक्सटेंडेड मिशन का अंतिम वर्ष है। इसके पास आगे जाने और उड़ान भरने के लिए
कोई नया लक्ष्य नहीं है। इसलिए न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल को छोड़ने तक अंतरिक्ष में भटकते हुए वॉयजर्स की तरह समाप्त हो सकता है। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि न्यू हॉराइजन के उड़ान के रास्ते में देखने के लिए अन्य वस्तुएं भी हों, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं खोजा गया है। न्यू हॉराइजन्स अपनी ऊर्जा समाप्त होने से पहले 2030 के दशक के अंत तक चल सकता है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से इतनी दूर तक यात्रा की है कि जब यह हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी को देखता है तो यह हमारे पृथ्वी के दृष्टिकोण की तुलना में स्पष्ट रूप से अलग जगह पर होता है। यह पैरालैक्स इफेक्ट के कारण है। यह सोचना ही मेरे लिए दिमाग चकरा देने वाला है कि न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट ने कितनी दूर तक यात्रा की है। इतनी कि अल्फा सेंटोरी न्यू हॉराइजन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ गई है। हालांकि न्यू हॉराइजन्स ने ये पूरी यात्रा की है, जिससे दृष्टिकोण में ये अंतर दिखाई दे रहा है। ये अंतरिक्ष बहुत विशाल है। तो ये था न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजा गया नया डेटा। प्लूटो के बारे में और अधिक जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा।